इसमें कह रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ऐसे जुड़ रहिए और देखते रहिए और मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवाल आप सबको बताता रहूँगा। ये कह रहा है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, निर्वात में दिया है और हमें निकालना है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा। तो देखिए जो है, जो दिया है उसे लिख दीजिए। पहले दिया है, क्या दिया है? जो दिया है उसे लिख दीजिए। दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नोट करते रहिए आप सब। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमें निकालना है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कर, और दिया है कि कांच का अपूर्णांक दिया है। प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, मतलब कांच का अपूर्णांक दिया है। कांच का अपूर्णांक, कांच का अपूर्णांक दिया है बराबर 1.50। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना, ज्ञात करना है कांच में प्रकाश की चाल, यही निकालना है ना। तो कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, जिसे हम जो है, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। कांच में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। और जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। तो C तो दिया है लेकिन B नहीं दिया है ना। और ये कांच का अपूर्णांक भी दिया है n बराबर इस तरह से। अब आपको क्या करना है, हमें कि ज्ञात करना है कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल निकालना हो तो अगर दो माध्यम हो, निर्वात हो और कांच हो, और उनके प्रकाश चाल दिए गए हो ना, मतलब उसमें से कोई एक प्रकाश चाल दिया हो, तो समझ लीजिए आप प्रकाश की चाल के फार्मूले से ही हम जो है अपूर्णांक का जो फार्मूला लगाएंगे वह प्रकाश की चाल से ही रिलेटेड लगाएंगे। एक हम इससे पहले वीडियो में बताए थे आप सबको थ्योरी में कि जब प्रकाश की चाल की चर्चा की जाए तो जो अपूर्णांक होता है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यही होता है। तो इसलिए जो है, इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बराबर, क्योंकि दो माध्यम है ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बराबर कांच का, जब प्रकाश की चाल दिया होती है ये फार्मूला होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, मतलब कांच का अपूर्णांक बराबर होता है, पहले वायु पहला माध्यम जो है उसमें प्रकाश की चाल, तो वायु मतलब निर्वात दे दिया गया है वायु को, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्योंकि इसमें दिया है कि निर्वात में, यहाँ निर्वात कर लिए सबसे अच्छा, क्योंकि निर्वात से ही प्रकाश जो है जा रहा है कांच में। निर्वात के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल दी गई हो, कांच में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है? निर्वात में दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बटे कांच में प्रकाश की चाल नहीं दिया है, इसे हम क्या माने? B माने हैं, B रहने दीजिए, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल B निकालना है। और ये जो है निर्वात के सापेक्ष जो कांच का अपूर्णांक दिया है, ये दिया है 1.50। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, बराबर का नियम कहता है कि वह जिगुण हो जाता है इसका गुणा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 1.50 गुणे B हो जाएगा, B का गुणा होगा, और यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना है B बराबर हो जाएगा 3 × जिसका मान निकालना उसको एक तरफ रख दीजिए, 10⁸ मीटर
प्रति सेकंड, और ये गुणा है ना, इधर आके भाग हो जाएगा इस तरह से 1.50। अब देखो दशमलव जो है कितने स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पे है ना, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा किया जाएगा। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा किया जाएगा, 100 से। तो 3 गुणे 10, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, क्योंकि दशमलव जिस स्थान पे रहता है उतने से गुणा किया जाता है। इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पे है, दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा इस तरह से, तो ये दशमलव हट जाएगा। ये मीटर हुआ और प्रति सेकंड, तो दशमलव ये हट जाएगा, इधर हम बता दे रहे हैं। दशमलव जब हट जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 300 हो जाएगा। 3 का गुणा 100 में, 300 गुणे 10 पे खाते 8 मीटर प्रति सेकंड, और बट्टे, और ये दशमलव हट जाएगा तो 150 होगा। दशमलव हट जाएगा तो 150 हो जाएगा। अब 150 दूनी 300 होगा कि नहीं होगा, तो b बराबर 2 गुणे 10 पे खाते 8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 गुणे 10 पे खाते 8 मीटर प्रति सेकंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल बराबर, कांच में प्रकाश की चाल बराबर होता है 2 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर हो जाएगा, कर लीजिए अच्छे से। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है कि आपको केरोसिन, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे तीव्र गति से चलता है, आपको ये बताना है। तो इससे पहले मैं बता भी दिया हूँ कि जिस माध्यम का पूर्णांक जो है कम होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। अपवर्तनांक जब कम रहेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, और जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो प्रकाश की चाल कम होती है। तो आपको पहले ये जानना है कि इन केरोसिन, तारपीन का तेल और जल का अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा, उत्तर है, चूँकि केरोसिन का अपवर्तनांक, केरोसिन का अपवर्तनांक क्या होता है, केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.44 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, और उसके बाद जो है, इसके बाद क्या है, तारपीन का तेल, उसके बाद जल है। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, जल का अपवर्तनांक, जल का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा तारपीन का तेल, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक जो होता है, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.47 होता है। समझ में आया। आपसे अगर पूछा जाए बताइए किसका जो है, किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, तो बताइए इसमें किस माध्यम का अपवर्तनांक कम है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, तीव्र होगी। जल का ही तो कम है कि नहीं, तो चूंकि इसे लिख दिए, चूंकि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, तीव्र होगी। इसलिए जल में प्रकाश की चाल सबसे तीव्र गति से चलेगी, इसलिए जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी। और इसमें बताइए किसमें सबसे मतलब कम प्रकाश की चाल होगी, किसमें सबसे कम प्रकाश की चाल, इन तीनों में। जल में सबसे कम प्रकाश की चाल है। जल में सबसे कम, कि जल का अपवर्तनांक कम है इसलिए सबसे अधिक प्रकाश, जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, और किसमें सबसे कम प्रकाश की चाल होगी,
इन्हीं अपूर्णांक को देखिए, जिसका अपूर्णांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो इसमें किसका अपूर्णांक अधिक है? दशमलव वाला आप अधिक कम नहीं जान पाते हैं, कौन अधिक कौन। इन तीनों संख्याओं में सबसे अधिक कौन है, मतलब किसका अपूर्णांक सबसे अधिक है? जल का अपूर्णांक सबसे कम है। क्यों, कौन वाला, ये नीचे वाला? हाँ, यही सबसे अधिक है। ये जो तारपीन के तेल का जो अपूर्णांक है, इन दोनों माध्यमों के अपूर्णांक से क्या अधिक है, इसलिए तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। क्योंकि तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल इसलिए कम होती है क्योंकि तारपीन के तेल का अपूर्णांक कम है। समझ में आया? इसे लिख लीजिए जो है। इसके बाद एक आया है कि हीरे का अपूर्णांक 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? इसके बाद क्वेश्चन है, प्रश्न है, हीरे का अपूर्णांक 2.42 है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? इस कथन से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है, आपको ये बताना है कि मान लीजिए कोई हीरा है, उसका अपूर्णांक 2.42 है, तो इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ का जो अपूर्णांक होता है, देखिए हीरे का अपूर्णांक, तो किसी भी माध्यम का अपूर्णांक निकालना हो तो उसका वायु के सापेक्ष निकालते हैं। तो इसमें जो है क्या है कि इस कथन से अभिप्राय यह है कि हीरे में प्रकाश का चाल जो होता है, अब हीरे का अपूर्णांक दिया है, तो किसी भी माध्यम का अपूर्णांक अगर दिया गया हो तो हम जो है उसका समझते हैं कि वायु के सापेक्ष दिया है। तो ये जो दिया है हीरे का अपूर्णांक, ये वायु के सापेक्ष क्या है? वायु के सापेक्ष। तो इसे लिख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक, जब एक ही माध्यम दिया हो, एक ही माध्यम का अपूर्णांक शो कर रहा हो, तो समझिए वायु के सापेक्ष दिया है। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल। अब देखिए वायु के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक कितना दिया है? 2.42 दिया है ना, बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इसका भार 1 है। अब अगर हमें पता करना हो कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं? अब तिरछा गुणा कर लीजिए ना, तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 2.42 गुणे हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। समझ में आया? अब हमें कह रहा है कि बताइए हीरे का जब अपूर्णांक 2.42 है, तो इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो इस कथन से यही अभिप्राय है कि हीरे में जो प्रकाश की चाल होगा, वायु में प्रकाश की चाल का 1/, इस तरह से हमें हीरे में प्रकाश की चाल अगर निकालना हो, हीरे में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर, अब देखिए इधर गुणा है ना, इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हीरे में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल गुणे 1/, भाग हो जाएगा 2.42। तो हम कह सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल जो होता है, वायु में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना होता है, 1/2.42 गुनी होगी। तो ऊपर का हो गया कि नहीं? ऊपर वाला क्वेश्चन, तो ऊपर वाला क्वेश्चन हम मिटा दे रहे हैं।
इस रिलेशन से हमें निष्कर्ष निकलता है कि जो हीरे में प्रकाश की जो चाल होगा, इस निष्कर्ष से हमें यह पता चलता है, इस निष्कर्ष से हमें यह पता चलता है कि हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल का, वायु में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुनी होगी, 1/2.42 गुनी होगी। इस निष्कर्ष से तो इस निष्कर्ष से हमें यही तो पता चलता है कि हीरे में जो प्रकाश की चाल है वायु में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुणा ही तो किया गया है, गुणा किया गया इसलिए इतना गुनी होगा। इसके बाद जो है एक सवाल है, ये हो गया कि नहीं नीचे वहाँ? ये तो क्वेश्चन आप तो उतार चुके हैं, क्वेश्चन ही मिटाएंगे थोड़ा सा, यही क्वेश्चन जो है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका सॉल्यूशन है, चूंकि लेंस की क्षमता बराबर P = 1/F मीटर डायोप्टर होती है। इसलिए यदि P बराबर 1 हो तो P के जगह 1 रख दीजिए, 1/F। इस तरह से या इच्छा गुणा हो जाएगा इसका हर एक, F बराबर 1 मीटर। अतः एक डायोप्टर उस लेंस की, अतः हम कह सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 हो। अतः एक डायोप्टर जो होता है, जो एक डायोप्टर है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ये हो गया है ऊपर वाला आपका, तो समझ लीजिए। तब लिखिए, इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि जो है आपको क्या करना है कि एक जो है लेंस है जिसकी जो है क्षमता दिया है एक डायोप्टर। क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्षमता को हम किस में मापते हैं? डायोप्टर में ना।
तो अगर किसी लेंस की जो है क्षमता जो P दिया है, अगर किसी लेंस कोई भी लेंस हो, अगर उसकी क्षमता 1 डायोप्टर दिया हो तो उसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम चूँकि जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता P बराबर क्या होता है 1/F, जब F क्या हो मीटर में हो। हाँ, अब P बराबर, यदि P बराबर कितना दिया 1 डायोप्टर, लेंस की क्षमता P बराबर 1 डायोप्टर हो तो अब देखिए P के स्थान पे 1 रखिए और 1/F तिरछा गुणा होगा तो F बराबर 1 मीटर है कि नहीं? F बराबर मतलब ये फोकस दूरी है 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 1 मीटर हो। तो हम कह सकते हैं कि आता है 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, 1 डायोप्टर जो होता है वह उस लेंस की क्षमता होता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। 1 मीटर है कि नहीं फोकस दूरी? इसका डिफिनीशन यही होगा कि किसी भी, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि P के जगह पर हम 1 रख देंगे तो F का मान क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आता है 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। लिख लीजिए इसे, बस इतना ही आएगा। देखिए ये इसमें क्या कह रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। मतलब कोई उत्तल लेंस है जो किसी सुई का जो है उस लेंस, मतलब उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब मतलब वस्तु है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, आप पहले समझ लीजिए। इसे कह रहा है कि जो उत्तल लेंस है, जो सुई का प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक का उल्टा है। तो चूँकि उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा बताइए, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है B, ये धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक कि ऋणात्मक? हाँ, कैसे ऋणात्मक? उत्तल लेंस ऐसे रहता है, यही तो है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये जो आपका प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ कोई वस्तु रखी गई है A B, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब वास्तविक बनेगा तो वह जो है इस लेंस के ही पीछे तो बनेगा। अब लेंस के पीछे जब प्रतिबिंब बनेगा, जो कहीं इधर आगे कहीं बनेगा, तो ये वास्तविक है, उल्टा है। तो यह जो है प्रकाशीय केंद्र से जो धनात्मक की दिशा में दूरी नापी जा रही है, तो पॉजिटिव नहीं होगा। जब प्रकाशीय केंद्र से हम, ये आपतित किरण है, आपतित किरण की दिशा में दूरियाँ क्या होती है? धनात्मक होती हैं। तो क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है लेंस के ही सामने, लेंस के पीछे बनता है, यहाँ उत्तल लेंस में ना। तो इसलिए यहाँ प्रकाशीय केंद्र से आपतित किरण की दिशा में दूरी नापी जा रही है ना, इसलिए धनात्मक होगा। क्या होगा? हाँ, ये सब बारीकी समझिए, आप सब घर पर पढ़ाई करते रहिए, जो नोट्स बनाए हैं ध्यान देते रहिए। तो इसमें क्या होगा? धनात्मक मतलब प्लस। कितने दूरी पे बन रहा है प्रतिबिंब? 50 सेंटीमीटर दूरी पे, 50 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है। अब कह रहा है कि यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? मतलब हमें U निकालना है। क्या निकालना है? हमें निकालना है कि उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। उत्तल लेंस से वस्तु की, ठीक है, हाथ बना के भेज दिया जाएगा। ज्ञात करना है उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी U बराबर, यही देखिए, शांत रहिए, यही U निकालना है। ज्ञात करना है उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी U निकालना है ना। तो हम देखिए, अब हमें रेखीय आवर्धन निकालना पड़ेगा।
तो चूंकि रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन जो होगा, रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू होता है, रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है कि नहीं। प्रतिबिंब की लंबाई को यश डैश से डिनोट करते हैं, वस्तु की लंबाई को यश से। तो चूंकि प्रतिबिंब की जो लंबाई कह रहा है कि जितनी बड़ी प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जितना बड़ा उसी साइज का, मतलब जितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है उतना ही बड़ा क्या है, वस्तु है। मतलब जिस साइज का बिंब है मतलब वस्तु है, उसी साइज का क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि प्रतिबिंब की जो लंबाई, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह वस्तु की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो यच, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो यच डैश है वह वस्तु की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। वस्तु की ऊंचाई के क्या है, बराबर। वस्तु की ऊंचाई यच है ना, बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जो यच डैश है वो यच के बराबर हो जाएगी नहीं, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर। तो इधर देखिए आप क्या करिए कि जो यच डैश है ये यच के बराबर है ना, तो जहाँ यच डैश है वहाँ यच रख सकते हैं कि नहीं, आप यच रख सकते हैं ना कि नहीं। और लेकिन ये ऋणात्मक इसलिए होगा, देखिए इसमें प्रतिबिंब जो है ऋणात्मक, मतलब ये देखिए और ऋणात्मक होगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनेगा नीचे बनेगा ना। तो हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से नीचे की दूरी, ऐसे तो प्रतिबिंब बनता है नीचे, वास्तविक में उल्टा में क्या होता है, नीचे ही तो बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी प्रकाशिक केंद्र से, ऊंचाई जो होगी वो ऋणात्मक नहीं होगी। इसलिए इस कंडीशन में रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो और उल्टा हो। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव होती है। तो देखिए एच एच कैंसिल होगा तो -1 हो जाएगी नहीं, और इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए जो है ये रेखीय आवर्धन यम का मान माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। अब हमें निकालना है यू, निकालना है ना, और हम जानते हैं कि यम बराबर क्या होता है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है, ये लेंस के लिए क्या होता है, बी अपान यू होता है कि नहीं, बताइए, ध्यान दीजिए। लेंस के लिए जो होता है, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन जो होता है बी अपान यू होता है। तो यम का मान कितना दिया है, -1 दिया है ना, तो -1 रख दीजिए। और बी का मान कितना दिया है, 50 दिया है, 50। और यू निकालना है तो इसका गुणा तिरछा गुणा होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो माइनस यू बराबर 50, तो यू बराबर -50। तो यू का मान आ गया कि नहीं आ गया, यू तो निकल गया। अब हमें लेंस की क्षमता निकालना है। क्या निकालना है, लेंस की क्षमता। तो इधर हम मिटा दे रहे हैं, लिखते रहिए आप सब। इधर देखिए, अब लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमें, क्योंकि लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की जो क्षमता होता है, लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, ये लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/F होता है कि नहीं, मीटर। तो अब बताइए लेंस की क्षमता कब निकलेगा, जब हमें फोकस मालूम हो ना, जब हमें F मालूम रहेगा तभी तो लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं हम। तो आप क्या कीजिए कि लेंस के सूत्र से लेंस की क्षमता निकाल दीजिए। लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या होता है, 1/F इक्वल टू क्या होता है, 1/V माइनस 1/U, यही तो होता है। इससे जब हम फोकस निकाल लेंगे तो हम लेंस की क्षमता अपने आप निकाल लेंगे। तो 1/F इक्वल टू बी का मान कितना है, 50, 1/50 माइनस यू का मान कितना है, -50। -50 है कि नहीं है। अब इसे हल कर लीजिए, इसे देखिए, हर समान है ना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 1/50 ये माइनस ऊपर चला गया, तो एक माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगी नहीं, 1/50। ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस का उड़ा माइनस में प्लस। अब इसे हम लिख सकते हैं 2/50, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हर समान है जब, तो ये एक एक जुड़ जाएगा। अब जो है यह बराबर क्या हो जाएगा, अब इसी का उल्टा हो जाएगा, 50/2 हो जाएगी नहीं, व्युत्क्रम उल्टा नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसे काटिए अगर, तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, ये 25 सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में। क्योंकि देखिए जो है ये जो प्रतिबिंब की जो दूरी है, मतलब यहाँ से ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये फोकस भी तो सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन ये सूत्र आप कब लगा सकते हैं, लेंस की क्षमता का सूत्र P = 1/F मीटर में कब आएगा, जब इसे ये जो फोकस हो ये भी मीटर में हो, तो इसे आपको मीटर में बदलना पड़ेगा।
तो जब सेंटीमीटर मतलब छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर आप बढ़ेंगी तो इसमें क्या होगा कि 100 से भाग किया जाता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मतलब छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की में अगर छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदला जाए तो जितने से जो है बड़े मात्रक में जाने से गुणा किया जाता है, जितने से बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाने में गुणा किया जाता है उतने से भाग कर दिया जाएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मतलब छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाना है, तो आप 100 से क्या करिए भाग कर दीजिए इसमें। तो इसमें 100 से भाग किया जाएगा तो यह बराबर, अब इसमें 100 से भाग किया जाएगा जब, तो यह जो है मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मीटर। और ध्यान दीजिए अब दशमलव कहाँ लगेगा, 1 के बाद जितना 0 है उतना ही आप जो है बाईं ओर अंक गिन लीजिए। बाईं ओर अंक 1 अंक 2 अंक, तो बाईं ओर जब 2 अंक गिनिए इसके बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 0.25 आ जाएगा। 0.25 जब 100 से भाग किया जाएगा 25 में तो 0.25 मीटर आ जाएगा। अब इसमें आप रख दीजिए, अब एफ का मान निकल गया ना, इसमें रख दीजिए 1/, एफ का मान कितना है 0.25। अब आप यही जो है डायोप्टर हो जाएगा, बस इतना ही कर दीजिए। इतने करके चलिए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसे हल ना करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? हाँ, ये है एक तरीका और है। इतने पे ना कर पाया तो आप दशमलव घटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि दशमलव 100वें स्थान पे है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुणा कर दीजिए तो दशमलव हट जाएगा। अब 25 चौक के 100, 4 डायोप्टर हो जाएगा। ये भी सही है, दशमलव घटा के इसे लिख लीजिए। तो इसे लिख लीजिए आप सब। लेंस की क्षमता भी मिल गया और यू भी मिल गया, ये लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर मिल गया।